नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अगर ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रह जाते हैं तो वो जनतंत्र को ख़त्म कर देंगे और इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक कर लेते हैं, लेकिन ये सारा विपक्ष भूल गया कि प्रधानमंत्री रहते हुए ही ऐसा चुनाव हुआ जिसमें विपक्ष को अच्छा खासा जो है फ़ायदा होता हुआ दिखा है। लेकिन अब जनतंत्र खतरे में नहीं आ रहा है। अब ये कह रहा है कि जनतंत्र को जनता ने बचा लिया। अब ईवीएम ने नहीं बचाया, अब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बचाया। अब प्रधानमंत्री मोदी डिक्टेटर भी नहीं बचे हैं, अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जनता ने बचा लिया। खैर, इन सभी बातों से अलग सबसे बड़ी बातें अच्छी जो आ रही हैं सामने से वो ये कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन्होंने अपने आप को अंदर सेट करना शुरू कर दिया है। और खबरें आ रही हैं कि एनडीए ने अब मंत्रालयों को बांटना शुरू कर दिया गया है और बिहार के अंदर से टोटल 6 मंत्री होंगे, जिसमें से 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे, 3 जेडीयू के होंगे। दूसरी बात खबर जो आ रही है वो ये है कि साउथ से यानी दक्षिण भारत से लगभग 15 मंत्री होंगे, जिसमें से 3 मंत्री तेलंगाना से होंगे और 5 मंत्री जो हैं वो आंध्र प्रदेश से होंगे। और इन 5 में से ये खबर है कि 3 मंत्री जो हैं वो टीडीपी के होंगे, तेलुगु देशम पार्टी के होंगे, और 2 मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के होंगे। खबर ये भी है कि तमिलनाडु से 2 मंत्री होंगे। अब कौन, केरल से 2 मंत्री होंगे। अब केरल से एक मंत्री का तो पद आप कह लीजिए गोपी जो जीते हैं, और बाकी पता नहीं कि किसे वो मंत्रालय मिलने वाला है। तमिलनाडु से 1 मंत्री होगा, आंध्र प्रदेश से 5 मंत्री होंगे, जिसमें जेडीएस को भी शामिल किया गया है। यानी पूरा का पूरा समीकरण बिल्कुल अच्छे से बिठा दिया गया है और तय कर दिया गया है कि सभी घटक दलों को कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा। अब बात ये चल रही है कि जो टीडीपी है वो स्पीकर का पद मांग रही है, पर मुझे नहीं लगता कि स्पीकर के पद को जो है वो टीडीपी को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि चिराग पासवान के लिए भी मंत्रालय फाइनल कर लिया गया है। कोई छोटा मंत्रालय उन्हें ज़रूर मिलेगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो ये है कि टीडीपी को कुछ ऐसे मंत्रालय दिए जाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय टीडीपी के पास जा सकता है। जो देश के भविष्य से जुड़े हुए मामले हैं वो टीडीपी को दिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की तो उनकी इमेज जो है हमेशा ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इमेज रही है। वो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा से ही वो ऐसे काम करते रहे हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े हों। तो ऐसे मंत्रालय जो हैं वो टीडीपी को देने के पूरे चांसेस हैं, जिससे डेवलपमेंट का काम जो है वो और आगे बढ़े। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ नाम जुड़ रहे हैं, जिसमें शिंदे का नाम है महाराष्ट्र से, उनको भी मंत्रालय दिए जा रहे हैं। सारे के सारे एनडीए गठबंधन के अंदर मंत्रालयों का बंटवारा अच्छे से हो रहा है और इसका जो साफ तस्वीर है वो कल हमें आराम से देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन शपथ लेने वाला है। भले ही बातें कुछ भी फैलाई जाएं कि नीतीश भाग रहे हैं, ये टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भाग रहे हैं, ये देखिए ऐसी बातें बोल के कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ठान लिया है, कोई भागे नहीं भागे इससे कुछ नहीं होने वाला। सबको अपना सेटलमेंट जो है एनडीए के अंदर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी मेन मंत्रालय हैं, जिसमें होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, रेल मंत्रालय हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने वाले हैं। और हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन जो हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसे डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है, वो डिप्टी स्पीकर बनाने की बात चले, लेकिन फिलहाल इस चीज़ की कोई बात नहीं हो रही है। चिराग पासवान पहले ही अपने निडर शब्दों में कह चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये बात बोलना भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, लेकिन वो चुनौतियों को लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो चुनौती एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार को चला भी सकते हैं। सारे मंत्रालय मेन उनके पास हैं। सरकार चलाना प्रशासनिक खेल है, और ये सोनिया गांधी जैसे लोग 140 सांसदों के साथ भी सरकार चलाते रहे। जब 2009 में सोनिया गांधी 200 से ज़्यादा सीटें लाई तो उस समय ये कहा गया कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में 200 से ज़्यादा सीटें आई हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये सोनिया गांधी और इस देश के लिए सबसे बड़ा जो उपलब्धि है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था जो सोनिया गांधी ने कर दिखाया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अकेले 240 सीटें ले आते हैं तो उन्हें कमज़ोर बताया जाता है, और वहाँ पर एक 28 दलों का जो गठबंधन है वो 230 सीटें लेके आ रहा है, तो उसे जो है बेहतरीन बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी अकेले 240 ला रहे हैं तो उन्हें जो है वो नकारा निकम्मा बताया जा रहा है। तो एक तरीके से आप देखें तो ये गठबंधन की सीटें देखें तो 290 से ऊपर हैं, और दूसरी तरफ देखें तो गठबंधन एक और है जिसकी सीटें 240 230 हैं। तो उपलब्धियां अलग जगह पर हैं। सभी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, और गलतियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं।
अब वो गलतियां क्या हैं, कैसे हैं, उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ और कैसे दूसरी जगहों पर नुकसान हुआ। क्योंकि जातीय समीकरण भारत के अंदर बहुत मायने रखते हैं, इसमें किसी वोटर का कसूर नहीं। जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों को भेदने में नाकामयाब रही है और दूसरे दल इन्हें भेदने में कामयाब रहे हैं। जो अफवाहों का जो पूरा माहौल गर्म किया गया, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इन सभी का प्रभाव चुनाव के अंदर पड़ा है। और इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है वो भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। नैरेटिव खड़ा होने के बाद दूसरी तरफ से एक और नैरेटिव चलाकर उसे ध्वस्त कैसे करना है वो चीज़ें सीखनी होंगी। और गठबंधन की सरकार चलाने के बाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इन चीज़ों के लिए भी तैयार होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।